नमस्कार दोस्तों, और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछली क्लासेस में हमने जो कवर किए थे टॉपिक, वो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल हमने पूरा कर लिया था। अर्थात हम ये कहें कि हमने आदि मानव युग को हमने पूरा कर लिया था। उसके विषय में हमने बहुत सारी विषयों पर चर्चा की। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूं। वो टॉपिक एक नए कल्चर से रिलेटेड है, जिसका नाम है आपका ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण युग, सब लोग याद रखिएगा। ताम्रपाषाण युग बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर हम देखेंगे, एक नई संस्कृति का जो उदय होता है, जब आदि मानव काल के बाद में क्या होता है कि तांबे का उपयोग होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इस संस्कृति का नाम ताम्रपाषाण क्यों रखा गया, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा। ताम्रपाषाण का अर्थ भाइयों क्या है कि ताम्रपाषाण आपका दो शब्दों से बना हुआ है। एक का अर्थ है ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, ठीक है जी। एक है आपका पाषाण मतलब पत्थर। हम ये नहीं कह सकते कि तांबे के युग में या ऐसा समय जिस समय तांबा उपयोग में आ रहा था, मनुष्य तांबा का उपयोग कर रहा था अलग अलग चीजों के बनाने के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या के लिए, उस समय पत्थर बंद हो गया। जी नहीं, ताम्रपाषाण युग का मतलब है कि पत्थर के साथ साथ में मानव ने तांबे धातु का उपयोग भी करना स्टार्ट कर दिया। वो तांबे से भी क्या बनाने लगा, पत्थर के साथ साथ में तांबे के औजार, तांबे के उपकरण या तांबे से बहुत सारी चीजें बनाने लगा जो उसके दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली थी। हो सकता है उसने तांबे से कुछ ऐसे औजार बना लिए हों जो शिकार के लिए यूज होते हो, आर्किटेक्ट के लिए यूज होते हो सकता है कि मनुष्य ने तांबे की धातु के ऐसे उपकरण बना लिए हों जो उसकी जीवन रक्षा के लिए उपयोग हो या रोजमर्रा के लिए उसका उपयोग होता हो उपकरणों का। तो ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण का मतलब है कॉपर एज। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको इंग्लिश में कॉपर एज भी बोलते हैं। याद रखिएगा, हम इसको क्या बोलते हैं, कॉपर एज भी बोलते हैं। कॉपर मतलब तांबा, मतलब तांबे के साथ साथ में, या हम बोले पत्थर के साथ साथ में तांबे का उपयोग, ठीक है। अगर हम बोलते हैं तांबे के साथ साथ में पत्थर का उपयोग, तो ये थोड़ा सा गलत वाक्य हो जाएगा। एक्चुअल जो वाक्य ये होगा कि पत्थर के साथ साथ में तांबे का उपयोग होना स्टार्ट हो गया, या वह संस्कृति जिस संस्कृति में तांबे और पत्थर का उपयोग मानव एक साथ कर रहा था, उस युग को, उस समय को हम ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। समझ में आया, जिसको हम चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं दो शहरों की बात करूं, आपके दो स्थानों की बात करूं, आपको हमेशा याद रखना है ताम्रपाषाण संस्कृति में आहार और गिलुंद, ये दो ऐसे स्थान हैं, याद रखिएगा। ये आपके कहां पर हैं, ये आपके राजस्थान में हैं। ये आपके कहां पर हैं, ये आपके राजस्थान में है। राजस्थान आप सबको पता है, ठीक है। यहां से जो आपका क्या हुआ है, जो राजस्थान वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका है आपका आहार और ये आपका गिलुंद, याद रखिएगा, ठीक है जी। ये आपका राजस्थान के क्षेत्र हैं, राजस्थान के स्थल हैं जहां जिसको हम आहार और गिलुंद बोलते हैं, ठीक है जी। और इसका अगर हम बात करें, जो आहार संस्कृति है, इसको हम क्या बोलते हैं, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, यहां पर आहार संस्कृति थी, और आहार संस्कृति से मतलब ही तांबे का उपयोग है। ऐसी संस्कृति जहां पर तांबे का उपयोग होने लगा। याद रखिएगा आप एक चीज और, कि जो आहार का जो नाम था वो ताम्रवती था। जो आहार एक स्थल है आपका राजस्थान का, ठीक है जी, उस आहार का नाम ताम्रवती था।
यहां पर क्या होता था, तांबे का उपयोग होता था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम ताम्रवती। तो आगे चल के क्या नाम पड़ा, इसका नाम आहार पड़ गया। ताम्रवती का मतलब ही वो है कि ऐसी जगह जहां पर तांबे का उपयोग हो रहा है, मानव तांबे का उपयोग कर रहा है, इसको हम कहते हैं क्या भाई, ताम्रवती, जो कि आज के समय में आहार संस्कृति या आहार कल्चर के नाम से क्या है, आपका फेमस जगह है। ठीक है जी। इस संस्कृति की अगर मैं बात करूं, ये जो आपकी गिलुंद या सॉरी आहार संस्कृति है, इस आहार संस्कृति का जो केंद्र माना जाता है, जो केंद्र माना जाता है, वो माना जाता है गिलुंद, वो माना जाता है आपका गिलुंद, जो ये वाला आपका पार्ट है। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं है, राजस्थान के ही पार्ट है। केंद्र जो माना जाता है, इसको माना जाता है जी गिलुंद। अब मैं अगर आपसे बात करूं इसका समय क्या था जी, तो याद रखिएगा 2100 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक आपका इसका समय है। ठीक है, किसका, ताम्रपाषाण संस्कृति का। आप इन चीजों को थोड़ा याद रखिएगा। अब एक प्रश्न आता है सर कि गिलुंद क्यों केंद्र में आता है, तो याद रखिएगा गिलुंद एक ऐसा जगह है जहां पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। समझ में आ गया जी, ये आप अवश्य याद रखिएगा। और एक जगह है आपका बालाथल, ध्यान रखिएगा, गिलुंद और एक है आपका बालाथल। बालाथल भी एक जगह है, यहां से आपका क्या मिला है, यहां से आपका टेराकोटा, टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, टेराकोटा के साक्ष्य। ठीक है भाई, ये दो जगह आपको याद रखनी है, एक तो आपको गिलुंद और एक आपको बालाथल। ये मैंने आपको तीन जगह अभी तक मैंने आपको बताई हैं ताम्रपाषाण संस्कृति में, चैल्कोलिथिक एज में, आहार, गिलुंद और बालाथल। आहार संस्कृति का जो केंद्र माना जाता है गिलुंद, और गिलुंद से हमें मिले हैं पक्की ईंटों के एविडेंस। इससे हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य पक्की ईंटों का उपयोग कर रहा था। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपना जो निवास था वो स्थायी निवास, स्थायी निवासी बन गया था। ठीक है, पक्की ईंटें क्यों लगाएगा कोई, क्योंकि स्थायी निवासी बन गया था। ठीक है, एक जगह रहने लगा था। अब वो अपनी दैनिक दिनचर्या को जीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था। ठीक है, अब उसने क्या करा, अब उसने पक्की ईंटों के घर बनाने स्टार्ट कर दिए, और इसीलिए क्या हुआ, स्थायी निवासी हो गया। वो दर दर नहीं भटकता था, घुमक्कड़ नहीं रहा था। ठीक है, दूसरा स्थान आपका बालाथल टेराकोटा के साक्ष्य। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, कल की आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि टेराकोटा क्या होता है। याद रखिएगा, टेराकोटा क्या होता है, जो हमें बालाथल से इसके साक्ष्य मिले हैं, ये क्या होता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात करें। अगर इस संस्कृति के स्थलों की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान आपका एक जगह, एक एरिया इन्होंने दे दिया। दूसरा आपका पश्चिमी भाग जो है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है जी, और आपका पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र। और इसके बाद में अगर हम देखें इसका जो मेन संस्कृति, जो इस संस्कृति का और जो मेन आपकी जगह है वो कौन सी हैं, आपकी दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत।
या फिर आपका पूर्वी भारत। दोनों है, हम या नहीं लगा सकते और लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ताम्रपाषाण युगीन स्थल हैं जी, ये आप अवश्य याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, आपके पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, ये आप अवश्य याद रखिएगा। इन 5 स्थलों के नाम जो आपकी क्या करती है, जो आपकी ताम्रपाषाण संस्कृति के युगीन स्थल को या उस समय के स्थलों को दर्शाती है, ठीक है जी। और आपका जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जो मैंने आपको ये वाला बताया, यहीं पर आपका आहार और आपका गिलुंद है, याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको दिखाया था राजस्थान में, आहार और गिलुंद, गिलुंद ही आपका ऐसा शहर है या ऐसा एक स्थल है जो आहार संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहां पर ही आपकी पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे, याद रखिएगा, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, अगर हम यहां पे बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये वाला जो आपका एरिया है, तो इसमें आप याद रखिएगा मालवा, कायथा और एरण, मालवा, कायथा और एरण, ये आपके 3 ऐसी जगह हैं जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका उत्खनन हुआ। इन जगहों का क्या हुआ, उत्खनन हुआ, इन जगह का उत्खनन हुआ, ठीक है जी। उत्खनन के लिए इन जगहों को बहुत या उत्खनन की दृष्टि से ये जगह सारी इंपॉर्टेंट हैं। गिलुंद हो गया, आहार हो गया, मालवा, कायथा, एरण, ये सारी चीजें, ठीक है जी। अगर हम बात करें अपने इसके बाद में, तो अहमदनगर है आपका। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप ले लीजिएगा इसका, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा ताम्रपाषाण संस्कृति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। गिलुंद से बनते हैं, आहार से बनते हैं, टेराकोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं आपके, ठीक है। राजस्थान जो आपका आहार गिलुंद है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन आपका आहार और गिलुंद ही ऐसे शहर हैं, ऐसे स्थल हैं जो ताम्रपाषाण के लिए बहुत फेमस जगह हैं। इसके बाद फिर हम हड़प्पा सभ्यता पे आएंगे अपनी। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए जी, अब देखिए भाई साहब, अहमदनगर, अहमदनगर एक जिला है आपका, अहमदनगर। अहमदनगर जिले में आपका जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, याद रखिएगा, जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, ये आपकी जगह है उत्खनन के माध्यम से। अगर हम बात करें पुणे, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है जी, यहां पर आपका चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पुणे में, ठीक है जी। दूसरा प्रकाश और नासिक, प्रकाश और नासिक पुणे में ही है ये जगह, प्रकाश और नासिक ये भी जगह है आपकी, ठीक है।
चलिए, अगर हम बात करें आगे अपनी, ये जो जितनी भी हमने आपको बताई हैं, ये आपकी सारी जॉर्वे संस्कृति से ही हैं आपकी, याद रखिएगा, जॉर्वे संस्कृति, जॉर्वे संस्कृति से ही रिलेटेड हैं। चलिए, ये आपका समझ में आ गया जी। इसके साथ में आपका प्रयागराज, इसके साथ में आपका प्रयागराज भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्खनन की दृष्टि से। ठीक है, इसमें आपका जो इलाहाबाद के जो विंध्य क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, जो आपके विंध्य क्षेत्र हैं वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप जरा अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर हम पूर्वी भारत में बात करें, पूर्वी भारत में बात करें, पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में आपका चिरांद है। ठीक है, चिरांद, चिरांद आपका एक पूर्वी भारत का शहर है। इसमें भी आपका क्या है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है उत्खनन की दृष्टि से। ठीक है, एक आपका पांडु राजार डिबी, पांडु राजार डिबी, यह भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अवश्य याद रखिएगा। पांडु राजार और पांडु राजार डिबी, इसको आप अवश्य याद रखिएगा कि पूर्वी भारत में कौन कौन सी जगह उत्खनन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखते हुए चलिएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार गिलुंद है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा, कायथा और एरण है, पश्चिमी महाराष्ट्र में अगर हम जाएंगे तो चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, है ना, अहमदनगर में जाते हैं तो नेवासा, दायमाबाद, इलाहाबाद में आपका विंध्य जो क्षेत्र है आपका वो पड़ता है, पूर्वी भारत में आपका चंदौली है, राजार डिबी है। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे ही आपके एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के लिए। अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे भाई पश्चिमी बंगाल की तरफ, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, अगर हम यहां लिख देते हैं पश्चिमी बंगाल, तो इसमें आपका एक जगह है वीरभूम, वीरभूम, वीरभूम आपका जिला है, जबकि इसमें जो जगह है वो है आपका महिषदल। आपने लोग, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कौन कौन से नाम आ रहे हैं, विंध्य क्षेत्र है, पांडु राजा डिबी है, नेवासा, दायमाबाद, सोनगांव, वीरभूम, महिषदल, ये बड़े अजीब नाम है, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, आप लोग सिर्फ इन्हीं से परिचित होंगे। पुणे, अहमदनगर, प्रयागराज हो गया आपका, ये सारे आपको आहार गिलुंद, ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। तो अवश्य आपको मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा पुराने ऐतिहासिक नाम पढ़िएगा तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस कौन सी जगह के नामों में इस समय परिवर्तित हुआ है, पहले किसको क्या कहते थे। जैसे 16 महाजनपद हैं, उनको नाम कुछ अलग थे पहले। तो इस तरीके से आप जब इतिहास को पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सब आप समझ में आ जाएगा। पूरे इतिहास में अभी हम इसी के सराउंडिंग घूमेंगे तो धीरे धीरे आपको सभी जगहों के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, अब देखिए भाई साहब, बिहार, जो सबकी जबान पर दो ही स्टेट रहते हैं भारत में ज्यादातर, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार में सैनुवार और सोनपुर, सैनुवार और सोनपुर आपकी जगह है दो, ये है आपका, और एक है आपका ताराडीह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताराडीह, ये इंपॉर्टेंट है आपकी एक जगह। ठीक है जी, और आपका उत्तर प्रदेश में खैराडीह, उत्तर प्रदेश में अगर मैं यहां पर लिख दूं आपका, उत्तर प्रदेश में आपका है खैराडीह। ठीक है भाई, खैराडीह,
खैराडी उत्तर प्रदेश में है और ताराडी बिहार में है, याद रखिएगा। तारा पैरा वो तो तारा और खैरा, खैराडी आपका उत्तर प्रदेश में और ताराडी आपका बिहार में, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में एक और जगह है जिसको बोलते हैं नरहन, जिसको बोलते हैं नरहन। ये एक जगह है आपकी उत्तर प्रदेश की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की। ठीक है भाई, आपको अब थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि कौन सी चीज कहां कहां है। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें, इसमें बात करें, तो एक आपका नवदा टोली भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नवदा टोली। जैसे बच्चों की टोली होती है ऐसे ही नवदा की टोली होती है, नवदा टोली। ठीक है, ये आप अवश्य याद रखिएगा। तो ये कुछ आपके स्थल हैं जो हमने बताए हैं। नवदा टोली हो गया आपका, मालवा कायथा है, एरण है। ठीक है भाई, वीरभूम जिसमें कि महिष दल आता है, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, नासिक, नेवासा, दाइमाबाद, आपका चिरान, पांडुराजा, डिबीर, विंध्य क्षेत्र, सैनोवार, सोनपुर, ताराडी, खैराडी, नरहन, ये सारे आपके वो स्थल हैं जो आपकी किससे रिलेटेड हैं, जो आपके ताम्रपाषाण युग से रिलेटेड हैं, ताम्रपाषाण युग से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, आप अवश्य याद रखिएगा। आपको सबसे अच्छी चीज अगर मैं बताऊं, जो ट्रिक है आपको याद करने की, वो कैसे याद करेंगे आप एक ब्लैंक मानचित्र ले लीजिए, मैप ले लीजिए इंडिया का। उस इंडिया के मैप में आप क्या कीजिए, उस इंडिया के मैप में आप जितनी भी जगह हैं उन सारी जगह को डिनोट कर दीजिए और उनके ऊपर नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप, मान लीजिए आपने इस तरीके से कोई एक सिंबल बना दिया, या मान लीजिए इस तरीके से कोई सिंबल बना दिया, या मान लीजिए इस तरीके से कोई सिंबल बना दिया, या मान लीजिए इस तरीके से कोई सिंबल बना दिया। कोई भी एक सिंबल लेकर जहां जहां वो जगह है वो उन जगह पर आप उसको पुट कर दीजिए। भविष्य में क्या होगा, जब आप ताम्रपाषाण युग के याद करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आप उस 10 पेज का या 5 पेज का जो सार लिखा हुआ है स्थलों के लिए, उसको छोड़कर आप एक पेज के मैप को देखिएगा और वो डॉट जो आपने सिंबल बनाए उनको देखिएगा। बड़ा अच्छा है आपका। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल देखने हैं, 1 मिनट में सिंबल देखिए, आपको जगह के नाम याद होने चाहिए, आप इजीली कर ले जाओगे। वरना आपको 10 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 5 पेज पढ़ने पड़ेंगे। ये बड़ा अच्छी ट्रिक जो मैं फॉलो करता हूं और जो और भी लोग फॉलो करते होंगे, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, सिंबल वाली ट्रिक। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रभु, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए भाई आगे, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और इतना टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है कि नाम याद नहीं हो रहे, भाई सब याद हो जाएंगे। इनमें से कुछ नाम ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको रटने हैं, एक तरीके से याद करने। रटना तो नहीं कहेंगे क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, रटने से कुछ नहीं होगा, याद करना और समझना पड़ेगा। देखिए अब अगर हम देखें तो इससे आगे क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ताम्रपाषाण संस्कृति में कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन। देखिए कौन कौन, देखो कृषि तो आपको पता ही है। अगर मैं कृषि की बात करूं और मैं पशुपालन की बात करूं
तो कौन कौन से पशु पाले जाते थे? देखिए इसमें जो मुख्य होते थे ज्यादातर गाय, भेड़, बकरी और सूअर। गाय, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता। ठीक है जी। अगर हम बात करें कृषि, कृषि में क्या क्या था जी? गेहूं था, चावल था, बाजरा था। गेहूं, चावल, बाजरा। ठीक है जी, ये आपकी चीजें थी। मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर, उड़द, मूंग और बाकी की दलहनी फसलें। दलहनी फसलें सबको पता होगा, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जी, जो आपके कृषि में और जो आपके पशुपालन में दृष्टि में पशुपालन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनमें एक और जानवर का उल्लेख होता है जिसको बोलते हैं हिरण, जिसके केस में सलमान खान अभी तक बरी नहीं हो पाए हैं। ठीक है, बहुत उन्होंने शिकस्त दिक्कत झेली है। ठीक है जी, चलो जो भी रहा होगा, हम यहां पर डिस्कस नहीं करते उस चीज को। हिरण देखिए, हिरण को लोग पालते नहीं थे, इसका शिकार करते थे। तो ऐसा नहीं है कि राम जी ने ही तीर मारा उस पर, हिरण पर। राम जी से पहले के समय में भी हिरण को शिकार के तौर पर ही यूज करते थे। अवश्य आप इस चीज को याद रखिएगा। गाय, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, हिरण का शिकार करते थे, इन सभी का पालन करते थे, पशुपालन। और कृषि में देखिए तो गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग की दाल, दलहनी फसलें, इसके साथ साथ में आपका जौ भी था। अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ाया था आपको नवपाषाण काल में कि गेहूं की तीन किस्म और जौ की आपकी 2 किस्म हमें देखने को मिलती हैं नवपाषाण संस्कृति में। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति में क्या हो गया था? गेहूं प्लस जौ। ठीक है जी, इनकी तो हमें मिल गई थी कृषि। आगे के अगर आप देखें, चावल, बाजरा, है ना, या फिर आपका उड़द, मूंग, दलहनी फसलें, ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति तक बड़े अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ताम्रपाषाण युग का मानव था, जो पाषाण के साथ साथ में तांबे का उपयोग भी कर रहा था, उसने इस चीज के साथ साथ में, इस कला के साथ साथ में कृषि की जो कला थी उसमें और डेवलपमेंट कर लिया। अब वो सिर्फ गेहूं, जौ या चावल की ही खेती नहीं करता था, अब उसने बाजरे की खेती को भी, उसने मसूर की खेती, या ये कहें कि जो दलहनी फसलें हैं उनको भी उगाना स्टार्ट कर दिया, उनका भी उत्पादन स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? तो और क्या कह सकते हैं हम कि अब पूरी तरीके से पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर नहीं। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर नहीं। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पूरा पाषाण काल था, जो हमारा मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण में भी अगर हम देखें, है ना, इन दोनों काल में पूरी तरीके से किस पे था? आखेटक पे, आखेटक पर ही निर्भर होता था। किस पर? आखेटक पर निर्भर होता था। लेकिन नवपाषाण काल में थोड़ा सा उसने आखेटक को विराम दे दिया, लेकिन अच्छे लेवल पे हो रहा था।
लेकिन कृषि में उसने बहुत डेवलपमेंट नहीं किया था, थोड़ा किया था, 2-3 फसलों का उसने उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिकार में कहीं ना कहीं पर गिरावट आई होगी, मांस को खाने में कहीं ना कहीं गिरावट आई होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ताम्रपाषाण संस्कृति में गेहूं चावल ही नहीं, उसने जौ ही नहीं, बाजरा, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, या फिर जो आपकी दलहनी फसलें हैं उन फसलों का भी उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। काफी बड़े पैमाने पर यह चीज होने लगी, डेवलपमेंट साफ दिखने लगा। इसलिए पूरी तरीके से वो शिकार पर ही निर्भर नहीं रहता था। ठीक है जी, शिकार पर ही निर्भर नहीं रहता था, वो किस पर निर्भर रहता था? अब वो शिकार और प्लस जो खान पान की चीजें हैं, जैसे आपकी दाल है, आपकी चावल है, गेहूं है, इस तरीके की आविष्कार पहले ही हो चुका था। तो जरूर ये अवश्य हम कह सकते हैं कि उसने उन कृषि उत्पादों को पकाकर खाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। हिरण के जो बाकी के जो जानवर थे उनके भी जो उनसे प्राप्त मांस होता था खाने के लिए, उसको कच्चा ना खाकर वो पकाने लगा होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी मैंने बता दिया कि पकी ईंटों से बड़े अच्छी तरीके से परिचित हो गया था मानव। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक स्थल है आपका दायमाबाद। दायमाबाद, ठीक है, ये आपका जॉर्वे संस्कृति है जी। आपका जॉर्वे संस्कृति का मुख्य आपका क्या है? स्थल है आपका जॉर्वे संस्कृति का दायमाबाद मुख्य स्थल है। ठीक है जी। और अगर हम देखें तो इसका ये जो दायमाबाद है, जॉर्वे संस्कृति थी, ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैली हुई थी। कहां फैली हुई थी जी? लगभग 20 हेक्टेयर में फैली हुई थी। ठीक है जी। आगे अगर हम चलें तो अगर इसी के साथ में आप देखेंगे तो ये 2 स्थल आप अवश्य ध्यान रखिएगा, इनाम गांव और आपका दायमाबाद। ये बड़े अच्छी जगह हैं, जॉर्वे संस्कृति से रिलेटेड हैं, इनको आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और हुई ताम्रपाषाण संस्कृति में, यहां पर क्या होता था? किले बंद होती थी, जो बस्तियां थी आपकी, ये अवश्य ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किले बंद होती थी। अवश्य ये अटैक से दूर रखने के लिए होता होगा। और चारों तरफ क्या होता था? चारों तरफ खाई। चारों तरफ क्या होता था? खाई। ये अवश्य बस्तियों की सुरक्षा के लिए होता होगा, बाउंड्रीज जो कर देते हैं, आने वाली बाढ़ से बस्तियों को बचाता होगा। जो बाहर से आने वाले जानवर हैं जो उन पर अटैक करते थे, उनसे बचाता होगा। ठीक है, तो बस्तियां याद रखिएगा, किले बंद होती थी और चारों तरफ से खाई से घिरी होती थी। दूसरी चीज है आपका, अगर हम बात करें इसमें तो एक आपकी चीज आती है कलश, एक वर्ड आता है कलश। ठीक है, अस्थियों को कलश में रखते थे, कलश। इसमें क्या करते थे? इसमें आपकी अस्थियों को रखकर फर्श में गाड़ते थे। कहां गाड़ते थे? फर्श में, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या करते थे? इसको जमीन में गाड़ देते थे। ठीक है जी। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि इनके अलावा और क्या हो रहा था। इसके अलावा भाई कि उस समय अगर हम देखें, हमको कुछ मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। क्या मिली हैं?
मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की स्त्री मूर्ति, ठीक है जी। हम ये कह सकते हैं कि मातृ प्रधान या कह सकते हैं मातृ पूजन वाला जो आपका समाज है वो अवश्य मातृ पूजा करता होगा। ठीक है, ये मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिली हैं और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय का मानव अवश्य पूजन करता होगा। किसका? स्त्रियों का पूजन करता होगा या फिर मातृ देवी की पूजा करता होगा। मूर्ति उसी की बनेगी जिसकी पूजा करी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम चलें तो हम ये बोलेंगे कि ये कहां से मिली जी? ये हमें मिलती है भाई, याद रखिएगा, अभी हमने बताया दायमाबाद के उस पे इनाम गांव से हमें मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियां। दूसरी चीज क्या है? इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज हुई इस युग में, वस्त्र निर्माण। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये कितना डेवलपमेंट कर चुका था अपने अंदर उस समय का मानव। देख रहे हो आप, डेवलपमेंट की सीमाएं देखिए। मातृ प्रधान देश होता था, मातृ देवी की पूजा करता था, पुरुष प्रधान नहीं होता था उस समय। मातृ देवी की पूजा करता था। लोगों ने डेवलपमेंट के लिए चावल और गेहूं ही नहीं, जौ, बाजरा, जितनी भी दालें हैं, लगभग सभी का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और अगर हम आगे चलें तो उन्होंने ऐसा भी स्टार्ट कर दिया कि जो बस्तियां बनाते थे वो परमानेंट निवास के लिए, उन्होंने इसको किले बंद कर दिया, बाउंड्रीज कर दी और चारों तरफ जो खाई है वो क्या करा? खाई बना दी, जिससे कि कोई आकर अटैक ना कर सके, कोई जानवर ना आ जाए। ये डेवलपमेंट है, ये क्रिएटिव, ये मतलब अपनी सोच की डेवलपमेंट है उस समय के मानव की। और तो और सबसे बड़ा तो आप देखिए, वस्त्र निर्माण कर चुका था। क्या कर चुका था? वस्त्र निर्माण की कला से परिचित था मानव। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में ये। अगर आप ये देखेंगे, कृषि, पशुपालन, आपका कलश निर्माण, आपका ये कलश फर्श में दवा देना, आपका वस्त्र निर्माण, आपकी संस्कृति है अलग अलग, ये सारी चीजें, मातृ प्रधान, मातृ पूजा, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। ये डेवलपमेंट को दर्शाती हैं, किस तरह मानव 4 पैरों से चल रहा था, पेड़ों पर रह रहा था। उसने 4 पैरों से चलकर उसने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट करा। 2 पैरों पर चलकर उसने पेड़ों से उतरकर नीचे रहना स्टार्ट करा। घुमक्कड़ से वो फिर एक स्थायी निवासी बन गया। आखेटक से वो सीधे कृषि पर आ गया। कृषि के साथ साथ में उसने अलग अलग तरीके का उत्पादन करा। उसके साथ में आग का निर्माण करा। आग के निर्माण के साथ साथ में वस्त्र निर्माण किया। वस्त्र निर्माण के साथ साथ में अलग अलग संस्कृति को करा। जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। उसके बाद में कृषि के क्षेत्र में अलग अलग उसने उत्पादन किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि मानव का विकास कैसे हो रहा था। ऐसा नहीं है मानव आया, 4 पैरों पर चलना स्टार्ट करा और उसने क्या करा? सीधे अपने आप को डेवलपमेंट की 7वें आसमान पर ले गया। उसने 4 पैरों पर चलते चलते कृषि कर दी, नहीं। ये डेवलपमेंट को दर्शाता है सारी चीजें। जो चैल्कोलिथिक एज है, जो आपका ताम्रपाषाण युग है, ये दिखाता है आपका कि किस तरीके से मानव ने डेवलपमेंट किया। गिलुंद से पकी ईंटों के साक्ष्य हमें मिले। दायमाबाद देखिए आप, जॉर्वे संस्कृति, इनाम गांव से हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली। हमें अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें मिली हैं। आहार संस्कृति देखने को मिलती है। हमें कृषि के विषय में बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अलग अलग पशुओं का पालन करना स्टार्ट कर दिया। ये डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से दर्शाता है। आप इस पर बड़ा नोट लिख के आ सकते हैं, एक सिर्फ ताम्रपाषाण संस्कृति पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज है कि अगर हम देखें तो वृषभ, मिट्टी की वृषभ आकृतियां भी मिली हैं हमें। क्या मिली हैं? मैं आपको यहीं बता दे रहा हूं। वृषभ
वृषभ आकृति, इसमें भी आपका कह सकते हैं सांड पूजन। ये भी कितनी बड़ी चीज है, देखिए जानवरों को भी पूजते थे लोग। और सांड की जो मूर्ति मिली है, याद रखिएगा, ये जो वृषभ आकृति मिली है, ठीक है जी, ये सांड पूजन जो होता था, ये धार्मिक चीज को दर्शाता है, धार्मिक विषय को दर्शाता है कि किस तरीके से उस समय जो ताम्रपाषाण युग चल रहा था, कैसे वृषभ की जो आकृति हमें मिली है, सांड की आकृति मिली है, उसकी लोग पूजा करने लगे। मनुष्य की तो पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एनिमल्स की पूजा भी कर रहे हैं। और आज के समय में कोई जानवरों की पूजा करके दिखा दे ना, इस पे धार्मिक मुद्दा बन जाए तो अलग बात है। गाय की पूजा सबसे करवा लो, लेकिन किसी ने कुत्ते को पूज दिया, किसी ने सुअर को पूज दिया, किसी ने बकरी को पूज दिया, तो बवाल है इस पर। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सोच का मतलब है, जो सिर्फ एक गाय को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर जानवर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ईश्वर ने बनाए हैं तो सबको ही बनाया है, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, भेड़ बकरी कुछ भी है, सबको ईश्वर ने ही बनाया है। फिर ईश्वर की बनाई हुई सारी चीजों में से आप एक को ही तवज्जो क्यों दे रहे हैं? शास्त्रों में लिखा है सिर्फ ये, उसके विषय में हम चर्चा नहीं करते। तो याद रखिएगा, धार्मिक पूजन के विषय से हम इसको जोड़ते हैं सांड पूजन, ठीक है जी। जो हमने अभी कायथा के बारे में पढ़ा, कहां से? कायथा, कायथा से हमें, कायथा एरण, ठीक है, यहां से जो हमें मिला 29 कंगन मिले हैं, 29 कंगन हमें मिले हैं भाई, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 29 कंगन मिले हैं। और यहीं से हमें क्या मिला है? यहीं से हमें कुल्हाड़ी भी मिली है भाई, याद रखिएगा, कुल्हाड़ी भी मिली है। यहां से हमें क्या मिली है? यहां से हमें कुल्हाड़ी भी मिली है, ये अवश्य याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है भाई, तो कायथा से हमें 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं, यहां से 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं, इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 है आपकी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके आज के विषय में। चलिए आगे हम चलते हैं, इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो आगे बढ़ते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए, जैसे ही आपको एक शब्द मिलता है किसी संस्कृति से रिलेटेड, किसी अलग डेवलपमेंट से रिलेटेड, विकास की तरफ अगर कोई आपको नया शब्द मिलता है, तो उस पर सोचना स्टार्ट करा कीजिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, उसका व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सब नहीं सोचेंगे, तो आप यूपीएससी में मेंस में आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, तांबे की कौन कौन सी वस्तुएं हमें मिली हैं खुदाई से। सबसे पहले तो याद रखिएगा, तीर की नोक, तीर की नोक हमें मिली है, ठीक है भाई। बर्छे की फाल हमें मिली है, बर्छे की फाल हमें मिली है। और क्या मिला है? बस, और हमें क्या मिला है? कंगन और छेनी, कंगन और छेनी, कंगन, छेनी, सेल्ट, ये सारे किससे बने हैं? ये सारे के सारे तांबे से बने हैं। किससे बने हैं? तांबे की धातुओं से बने हैं। ये आप अवश्य ध्यान रख लीजिएगा। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि शिकार के काम में आती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कृषि के काम में आती थी, ठीक है जी, ये अवश्य आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपका क्या मिला है यहां से?
रंगीन मृत भांड भी मिले हैं भाई साहब। क्या मिले हैं? रंगीन मृत भांड, रंगीन मृत भांड भी आपको मिले हैं। ये आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। इसमें आपको जो एविडेंसेस हैं उन पर फोकस करना है। इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो है, लेकिन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, रंगीन मृत भांड। अब जब मृत भांड आ गया, मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि मृत भांड से क्या मतलब होता है, कैसे अपने सोच को आप एक्टिव करेंगे। मृत भांड से रिलेटेड है कंगन है, सेल्ट है, छेनी, बरछे की फाल, कैसे इन सब एक एक वर्डों पे आप 10-10 लाइन सोच सकते हैं। डेवलपमेंट से रिलेटेड, कैसे ताम्रपाषाण युग में कैसे मानव का डेवलपमेंट हुआ होगा, ये सब चीजें आप सोचिए। ठीक है जी, तो आप इन चीजों को अवश्य याद रखिएगा। तो ये कुछ आपकी चीजें हैं, या कुछ आपके ताम्रपाषाण युग के मुख्य तथ्य हैं, मुख्य पॉइंट हैं, जो आपके प्रीलिम्स के माध्यम से और आपके मेंस आंसर राइटिंग के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ताम्रपाषाण युग हमारा पूरा नहीं हुआ है। अगली क्लास में हम इसी से कंटिन्यू करेंगे यहीं से, जिसमें हम ताम्रपाषाण युग के बहुत अच्छे अच्छे महत्व पढ़ेंगे कि महत्व किस तरह है, हम ताम्रपाषाण संस्कृति का इंपॉर्टेंस कैसे कर सकते हैं, अलग अलग ताम्रपाषाण युग के जो संस्कृति हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद में हम ताम्रपाषाण को ही हम लौह युग से भी, लौह युग, इसके विषय में भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे यहीं से ताम्रपाषाण संस्कृति से। ठीक है, लौह युग की तरफ जाएंगे और लौह युग के बाद में हम हड़प्पा संस्कृति, जहां से आपका ताम्रपाषाण संस्कृति का समाप्त हो जाएगा, और हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी, ये सब हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है जी, और दूसरी चीज, मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया था, प्रश्न दिया है आपको घर के लिए, टेराकोटा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टेराकोटा क्या होता है। ठीक है जी, ये आपका इसको उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल हम पढ़ेंगे आगे की तरफ कि ताम्रपाषाण संस्कृति का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ठीक है, इसी के साथ आज हम चलते हैं, यहीं पर अपनी इस क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को, वीडियो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छी लगती है क्लास। अगर आपको कमेंट, कोई आपका प्रश्न है तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट की भाषा में छोड़ दीजिए, हम अगली क्लास में उसका उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम विराम लेते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।